अद्य वयं शोध प्रस्ताव प्रबंधादि संरचना विषये विचारं करिष्यामः। अहमेव बारं व्याख्यानं करोमि, तर्हि भवन्तः श्रावं प्रतिदिनं श्रावं क्लान्ताः स्युः। यतोहि एकस्यैव विदुषः क्रमेणैव व्याख्यानानि भवन्ति, तर्हि कदाचित् श्रान्तिः आयाति, वक्तुः अपि एवं श्रोतुः अपि। तथापि एते विषयाः अतीव महत्वपूर्णा, त्रिपाठी महोदयैः निर्दिष्टा। अतः एतेषां विषयाणाम् अद्य पुनः प्रस्तुति विधीयते। अधुना भवन्तः सर्वेपि शोध प्रविधिं पठन्ति, प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। इयं षड्मासिकी कक्षा वर्तते। षड्मासम् एकस्मिन् सत्रे बहून् विषयान् पठिष्यन्ति। तत्पश्चात् शोध प्रस्तावस्य निर्माणं करिष्यन्ति। शोध प्रस्तावे किं किं भवति इति अस्माभिः विज्ञेयम्। एकस्य शोध प्रस्तावस्य निर्माणे का विषय सामग्री आवश्यकी एतस्मिन् विषये विमर्शः करिष्यते। प्रस्तावात् प्राक् भवतां स्वस्मिन् शास्त्रे अधिकारः अस्ति। अनेकान् ग्रन्थान् भवन्तः पठितवन्तः सन्ति, अनेकान् विषयान् जानन्ति। तदनु भवन्तः एकं प्रस्तावं स्वीकुर्वन्ति यत् अहं व्याकरणशास्त्रे, धर्मशास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे, साहित्यशास्त्रे कार्यं करिष्यामि। अयं निश्चयः कृतः। तत्पश्चात् यतोहि एकस्मिन् शास्त्रेपि बहवः विषयाणां न्यूनता नास्ति, बहवः विषयाः सन्ति। एकस्य ग्रन्थस्य अनेके विषयाः भवन्ति। अतः एकं विषयं यदि भवान् स्वीकरोति, तर्हि तस्य विषयस्य विषय प्रवेशः सर्वप्रथमं शोध प्रस्तावे क्रियते। तस्य शीर्षकं भवति कदाचित् विषय प्रवेशः, विषय परिक्षेत्रं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। एवं रूपेण प्रथमः बिंदुः अयं भवति। तत्र तस्य शास्त्रस्य सामान्यतया कश्चन परिचयः दीयते। तदनु तत्क्षेत्रस्य परिचयः दीयते। यस्मिन् क्षेत्रे शास्त्रस्य यस्मिन् क्षेत्रे भवान् कार्यं कर्तुं गच्छति, तदनु तस्य परिचयः दीयते। यं विषयं मुख्यं विषयं भवान् गृह्णाति। एवं तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि अपि ददाति यत् एवं एवं मया प्राप्तं वर्तते, अथवा किंचित् उदाहरण रूपेण अन्य शोधानाम् अपि ये तस्मिन् विषये अधिकाः न द्वित्राः एव, क्योंकि अधिक शोधानां कृते पृथक बिंदुः वर्तते। अतः विषय क्षेत्रे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव मध्ये भवान् किं कर्तुं गच्छति इति प्रस्तूयते। यदा कश्चित् पृच्छति भवान् कस्मिन् विषये शोधकार्यं करिष्यति, किं करिष्यति, तर्हि साक्षात् भवान् स्वविषये न आयाति। यदि कश्चित् कथयति यत् भवान् वाक्यार्थ शास्त्रे कार्यं करोति, तो वाक्यार्थ शास्त्रं साक्षात् न आयाति। आयाति भाषा शास्त्रं वर्तते, भाषा शास्त्रस्य क्षेत्राणि सन्ति,
तेषु क्षेत्रेषु एकं क्षेत्रं वाक्यार्थस्य वर्तते, वाक्यार्थेपि एकं विषयम् अधिकृत्य एकं सिद्धान्तम् अधिकृत्य भवान् कार्यं करोति। एवं तस्य सिद्धान्तस्य द्वित्राणि उदाहरणानि प्रस्तौति। मुख्य रूपेण यद भवान् कस्यचित् पुरतः प्रस्तौति यत् अहम् इदं कर्म करिष्यामि, तस्यैव लेखनं क्रियते। यद्यपि छात्रा बहु लिखन्ति, 10 पृष्ठानि 7 8 पृष्ठानि लिखन्ति, परन्तु यदा संशोधनं क्रियते तदा यथा एतद् टेक्निकल राइटिंग अस्ति, एतद् अलंकार, यथा संस्कृत साहित्य के नक्षत्रभूत सर्वत्र जिसकी कीर्ति प्रसरित हुई है, अनेक काव्यों के प्रणेता कालिदास की रचनाओं का अद्भुत स्वरूप, एतत् सर्वम आलंकारिकम लेखनम। अतः एवं न लिखते, टेक्निकल राइटिंग अस्ति। एवं संस्कृत साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि कालिदास की रचनाओं को यदा एडिटिंग क्रियते यतो छात्राः अधिकम इतस्ततः लिखित्वा आनयन्ति, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। छात्र समस्या द्वयं वर्तते शोधे। जनाः जानन्ति अधिकं, पठन्ति, व्याख्याने भाषणे अथवा संवादे कथयन्ति, परन्तु यदि कथ्यते लिखतु, लिखित्वा ददातु, तदा समस्या जायते। बहवः छात्रा एतादृशाः भवन्ति, मम जीवनेपि अनेके छात्राः प्राप्ताः। ये वदन्ति सम्यक् सम्यक् विषयस्य प्रतिपादनं कुर्वन्ति, परन्तु यदा कथ्यते लिखित्वा आनयतु, लेखने काठिन्यम्। अतः ये शोध कर्म कर्तुम् इच्छन्ति तैः प्रतिदिनम् एकं पृष्ठं तु लेखनीयमेव। कोई ग्रंथ पढ़िए, पठित्वा चिन्तयतु किं मया पठितम् इति लिखतु। ये लिखितुम् असमर्था भवन्ति तेषां शोध कार्यं बहु कठिनकरं भवति। एवं च शोध प्रस्ताव निर्माणे अथवा कुतश्चित् लिखित्वा आनयन्ति। बहवः एवं भवन्ति यत् किञ्चित् इतस्ततः परिवर्तनम् अनुकरणं कृत्वा, पूर्णतः अनुकरणं कृत्वा एवं प्रदर्शयन्ति। लेकिन स्वयं लिखने का, जब आप स्वयं लिखेंगे तो उसका एक बहुत अधिक आनंद होता है। अतः आप सोचे कि मुझे करना क्या है, कस्मिन् क्षेत्रे किं करणीयम् अस्ति। ये पहला बिंदु है विषय क्षेत्र का, कि करना क्या है, मया किं करणीयम् अस्ति। तदनु द्वितीयः बिंदुः वर्तते, तत्रैव आयाति समस्या का वर्तते, यस्याः समस्यायाः समाधानम् अस्मिन् अहं शोध कर्मणि करिष्यामि। शोध समस्या, शोध समस्या का वर्तते, शोध समस्या वर्तते यत् साहित्य शास्त्रे ये आचार्याः सन्ति ते रसशास्त्रस्य रसस्य विश्लेषणं कुर्वन्ति, तर्हि तत्र का समस्या वर्तते, रस विश्लेषणे समस्या का वर्तते, काव्यस्य आत्मनः विश्लेषणे समस्या का, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। अत्र शब्दद्वये समस्या, संयोगः एवं निष्पत्ति इत्यनयोः अर्थ विषये मतभेदः। द्वितीयः मतभेदः यत् रस निष्पत्ति भवति कुत्र, नटे भवति अथवा सहृदये भवति, अथवा नटः यस्य
अनुकीर्तनम करोति तत्र भव। अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सूत्रमिदमेव विभिन्ना व्याख्याकार, आप इसको पढ़े, सबके मत को पढ़े। सर्वेपि कश्मीर प्रांतीय है, ये केपि तत्र तस्य संप्रदायस्य उन्नायकाः ते सर्वेपि कश्मीर प्रांतीय। वयम् अध्ययनं कुर्मः तेषां पुस्तकानां। काश्मीरस्य विद्वत् परंपरा, पांडित्य परंपरा अतीव विशिष्ट। अस्माकं किमपि शास्त्रं नास्ति यस्य शास्त्रस्य अधिकाधिक ग्रंथाः कश्मीरे न प्रणीताः। अतः संस्कृतस्य यद् वैभवं वर्तते तत् कश्मीरं विना न भवितुमर्हति किंचित्। अतः संस्कृतस्य विद्वद्भिरपि अधुना आधुनिक काले या कश्मीर समस्या वर्तते तत्र अस्माभिरपि क्लेम करणीयम्। अस्माकं कश्मीर संस्कृतस्य गौरवभूतं संस्कृतं काश्मीरम अस्माकं गौरवभूतं। बारं लेखनेन यतोहि अन्ये कथयन्ति मदीयं तदा भवद्भिरपि अस्माभिरपि एतत् क्लेम करणीयम्। इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन मध्ये तस्य महत्वपूर्णं योगदान। अतः साहित्य शास्त्रे यदि कश्चित् कर्म करोति, शोध कार्यम करोति, और यही रस निष्पत्ति पर काम हो रहा है। भट्टतौत कश्मीर के थे, वो भरत के गुरु थे, तो उनका भी एक नाटक था, एक ग्रंथ था काव्य, उसके ऊपर अभिनव गुप्त ने कमेंट्री की थी। ऐसी लंबी पुरानी परंपरा। तो तदा अस्माभि समस्या का वर्तते व्याकरणे। अब आज हम कल लेख लिख देते हैं, शोध लेख लिखते हैं, बहुत शोध लिखते हैं, एक दिन में 10 दिन में 5 दिन में शोध फटाफट लिख देते हैं। क्या समस्या है शोध पत्र में? समस्या क्या है, किस बात का? तो प्रतिपादन करते हैं, प्रतिपादनम। और प्रतिपादन भी अच्छी तरह से नहीं, एक उसमें कोई समीक्षा हो, कोई विश्लेषण हो, धर्म स्वरूपम। तो वेदे इदम उक्तम, मनुस्मृतौ इदम उक्तम, तत्र इदम उक्तम, तत्र इदम उक्तम, तत्र इदम उक्तम, और लिखते लिखते श्लोक देते देते अत्र उक्तम, तत्र उक्तम, इदम उक्तम, तत्र उक्तम, समाप्तम। क्या विषय था, क्या समस्या थी जिसका हम धर्म को किस कॉन्टेक्स्ट में विश्लेषित कर रहे थे? तो अद्यत्वे अधिकम वयम प्रतिपादनम कुर्मः, यद वर्तते तद लिखामः। एतदपि साधु, ये भी किसी बात का ज्ञातस्य पुनः कथनम, अग्निर्हिमस्य भेषजम, एषः अनुवादः। प्रकारांतरेण ज्ञातस्यैव अर्थस्य पुनः कथनम। तो किताब में लिखा है, उसको 20 पेज में लिखा है, पंच पृष्ठेषु पुनः कथनम कुर्मः। लेकिन ये शोध नहीं है, शोध का बात है। इस शोध ने कहा कि भाई हम तभी शोध कहलाएंगे, तदैव शोध पदवी भवद्भिः प्राप्स्यते यदा नूतनस्य विषयस्य आविष्करणं भवति, नवीनया दृशा विश्लेषणं भवति, अज्ञात तत्वस्य कथनं भवति, स्पष्टीकरणं क्रियते कस्यचित्, अथवा संशोधनं क्रियते कस्मिंश्चित् मते। तो हम लोग ह्यूमैनिटीज में, लैंग्वेजेज में इसी तरह का रिसर्च करते हैं। ये नहीं है कि हम नया पानी बना देंगे। जल विषय और कहाँ कहाँ उसके महत्व बताए गए हैं, जो नहीं ज्ञात हो उनके बारे में बता देंगे, लेकिन नया पानी नहीं बना सकते। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता। अतः दो बात विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि हमें काम करना, क्या काम करना, क्यों करना है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या का वर्तते। समस्या तब तक रहती है जब तक हम समस्या का समाधान नहीं करते। जैसे समस्या का समाधान शुरू करते हैं तैसे वैसे रास्ता खुलता जाता है। मार्गः
भवति मार्गः मिलति तर्हि समस्यायाः आवश्यकता भवति कस्मिंश्चित् विषये शोध कर्म कर्तुं रिसर्च प्रॉब्लम आवश्यकम। तो क्या काम करना है, ये विषय परिक्षेत्र शास्त्र का, उसके अंदर के एक संक्षिप्त क्षेत्र का, और जो काम करने जा रहे हैं उसका, और जैसे काम करने का हमने चयन किया, यत् एतस्मिन् विषये कर्म करिष्यामि तथैव किम किम करिष्यामि, किम केन कथम किम करिष्यामि, साध्यम किम साधनम किम इति कर्तव्यता का केन रूपेण करिष्यामि कह प्रविधि भविष्यति। तो ये जरूर संस्कृत क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, यह शोध क्यों करें, कैसे करें और क्या करें, समस्या लिखनी जरूरी है, जाननी है। यदि समस्या नास्ति तरी शोधोपि नास्ति। फिर निबंध लिखिए, ललित निबंध, ललित लिखिए, आर्टिकल लिखिए। रोज न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा जा सकता है किसी घटना का वर्णन, वो भी बहुत मुश्किल काम है, घटना का वर्णन। एक बार मेरा मन हुआ कि हम लोग संस्कृत की पत्रिकाएं इतनी हैं, इतनी चलती हैं, और इसमें कोई नई चीजों पर, जो नए विषय होते हैं सामयिक, उन पर हमारी पत्रिकाओं में लेख नहीं होता। संस्कृत पत्रिका नाम किम उद्देश्य, शोध लेखा नाम प्रकाशनम अद्यैव भाषणात् प्राक् इंडियन फिलॉसफी इत्यत्र एका पत्रिका प्रकाशिता भवति। एकः पुस्तक महान् प्रकाशकः, तेन बहुषु विषयेषु पत्रिकाः प्रकाश्यन्ते, आंग्ल प्रकाशकः। तर्हि इंडियन फिलॉसफी मध्ये तस्य पत्रिका प्रायः मासत्रये वा षड्मासे आयाति। इंटरनेट मध्ये तत्र मम पार्श्वेपि आगतं। सर्वेपि लेखाः तत्र वैदेशिक जनानामेव सन्ति। कुत्रचित् न्याय वैशेषिक फिलॉसफी मध्ये, वेदान्ते, मीमांसायां, सर्वेपि केवलम् एकः लेखः भारतीयस्य वर्तते, अन्ये सर्वेपि लेखा वैदेशिक जनानां सन्ति भारतीय इंडियन फिलॉसफी मध्ये। तथा मम मनसि अयं विचारः आगतः यत् अस्माकं पत्रिकासु संस्कृत पत्रिकायाः उद्देश्यं किम्। यदि संस्कृत पत्रिकायाः यथा साप्ताहिकी पत्रिका वर्तते, तदानीन्तने काले गाण्डीवम् अद्यापि अस्ति, चलति, गाण्डीवम् अस्ति, संस्कृत भवितव्यम् अस्ति। एतत् पत्रिका द्वयं साप्ताहिक पत्रिकारूपेण प्रचलतः। अन्याः अपि पत्रिकाः सन्ति, दैनिक पत्रिका अपि वर्तते, सामयिक विषयाः स्युः। अतः मया एकं बहूनां छाया, अहं विद्यार्थी तदानीम् एमए कक्षायाम् आसम्। तदा ये अस्माकं मित्राणि आसन्, तेषां समूहः कृतः, एवं प्रतिसप्ताहं वयं मिलामः स्म। एकस्य विषयस्य निर्धारणं क्रियते स्म यत् एते विषयाः अस्मिन् सप्ताहे आगताः। यथा अद्यत्वे भवति बहवः विषयाः आयान्ति, के विषयाः आगताः, 5-6 विषयाः स्वीकृताः। तदनु ते एकमेकं विषयम् अधिकृत्य यथा समाचारपत्रेषु आगतम् एवं स्वकीयं भारतीय दिशा तेषां विश्लेषणस्य तत्र महती भूमिका भवति। एवं सामयिकी रूपेण पत्रिकासु प्रकाशनं भवति। तदा न्यूज़ पेपर आर्टिकल भिन्नं भवति, निबन्धः भिन्नः भवति, अन्य प्रकारेणापि लेखनं भवति, पत्र साहित्यम्, अन्य साहित्यं। परन्तु शोधस्य कृते समस्या आवश्यकी। किं मया करणीयम् अस्ति, यदि स्पष्टता अस्ति, शोधस्य समस्यायाः ज्ञानम् अस्ति, यदि एतद् ज्ञानं जातं तर्हि भवताम् अर्धं कार्यं समाप्तम्। यदि आपको पता चल गया कि मेरा घर का नक्शा क्या होगा और ये कैसे कैसे होगा, कौटिल्य ने कहा है कि कार्य संपत्ति क्या होती है। कोई कार्य है, उस कार्य को करना है मुझे, क्या क्या सामग्री चाहिए ये देख लिया, कितने कितने लोगों की जरूरत है ये भी देख लिया, कितना धन चाहिए ये भी देख लिया,
इसके न होने के क्या क्या कारण हैं, अपाय क्या है, वो भी देख लिया। उनका निदान हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते। कितना समय लगेगा वो भी, कितना धन लगेगा ये भी। तब कहे अब कार्य रोकना नहीं चाहिए, तुरंत करना चाहिए, ये सब विश्लेषण करना। और वो भी उन्होंने कहा कि तस्य मंत्रस्य गुप्ति कार्य तावत गुप्ति कार्य यावत कार्यम न संपद्यते तथैव शोधेपि तावत पर्यंतम अस्माभिः गोपनीयता करणीया यावत कार्य समाप्ति न होती। यतो ही अस्माकं क्षेत्रेषु तथा गोपनीयं किंचित न भवति, परंतु अन्य क्षेत्रेषु शोधस्य अपहरणं कुर्वन्ति। तद भवान यद परिश्रमं करोति अन्यः गृहीत्वा शीघ्रमेव पत्रं निष्कासयति अतः स पेटेंट कार्यति अतः तत्र महती गुप्ति क्रियते अन्य क्षेत्रेषु परं सोशल साइंस मध्ये अत्र तथा गुप्ति नास्ति। वयं पूर्वतः एव प्रचार प्रसारं कुर्मः अस्मिन् विषये करोमि एवं करोमि इयं समस्या वर्तते। अतः ये दोनों काम हो गया तो समझिए शोध हो गया। क्या शोध का क्षेत्र होगा, क्या हमारा एरिया होगा, कौन सा हम विषय लेंगे और क्या हमारी समस्या है जिसका हम समाधान करेंगे, रिसर्च। अब समस्या आ गई, ज्ञातम ऐसा समस्या वर्तते अस्या समस्या या समाधानम हम करिष्यामि। तर्हि अयं प्रश्नः उदेति यत् अस्या समस्याया समाधानं किम अन्यैः कृतं वा न कृतं वा मम मनसि एव सर्वप्रथमम् इयं समस्या आगता। ये जो विषय मैंने लिया है, ये विषय मेरे मन में आया, ये मेरे ही मन में आया कि और भी किसी के मन में आया था। तो इसको जानने के लिए एतद् ज्ञातुम् अस्माभिः लिटरेचर सर्वे करणीयं भवति। लिटरेचर सर्वे द्विविधं भवति। एकम लिटरेचर सर्वे भवति स्वविषयस्य अवबोधाय, उसको वो हम अपने शास्त्र के, अब हमें व्याकरण में करना है तो व्याकरण शास्त्र का, कि इतिहास का, ग्रंथ का, उनके सिद्धांत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये भी सर्वेक्षण है, ये लिटरेचर सर्वे है, इसको करते हैं। और दूसरा यहाँ जो सर्वे है जिसमें हम रिसर्च करने जा रहे हैं, इस एरिया में और किसी ने काम किया है कि नहीं, सर्वे ऑफ रिसर्चेज। ये लिटरेचर सर्वे नहीं है, सर्वे ऑफ रिसर्चेज। रिसर्चेज क्या हुए हैं, एग्जिस्टिंग रिसर्चेज इन दिस एरिया। जिसका क्षेत्र में आप काम करने जा रहे हैं, जिस विषय पर, जैसे व्याकरण शास्त्र पर बहुत काम हुआ, इस सब हम देख लिए। फिर सिद्धांत कौमुदी पर भी बहुत काम हुआ, वो भी निकाल लिए। लेकिन कारक प्रकरण पर कितना काम हुआ ये भी देखना है, क्योंकि हमें कारक प्रकरण पर करना है। कारक प्रकरण पर निकाला, अब हम कारक प्रकरण में भी संबंध पर काम कर रहे हैं, अधिकरण पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, व्याकरण का सर्वेक्षण, पुनः कारक का सर्वेक्षण, और पुनः एक एक कारकों का सर्वेक्षण जिसमें हमें संबंध पर करना है या अधिकरण पर करना है, तो उसका तो सारे सर्वेक्षण करेंगे। और इस शोध प्रस्ताव में हम सबको नहीं देंगे, सर्वेषां सर्वेक्षणानाम् अत्र प्रदानस्य आवश्यकता नास्ति, परंतु अस्माकं पार्श्वे भविष्यति। यह शोधार्थी अस्ति तस्य पार्श्वेपि भविष्यति एवं शोध निर्देशकस्यापि पार्श्वे भवति। यदा वयं विषयस्य चयनं कुर्मः शोध निर्देशकस्य पुरतः गच्छामः, द्वित्रान् विषयान् गृहीत्वा एतद् मम कर्तुम् इच्छा अस्ति, और शोध विषय विद्यार्थी को ही देना चाहिए, अध्यापक को नहीं। विद्यार्थी स्वशोध प्रस्तावस्य पुष्टिम कुर्यात्, ये क्यों ये ठीक है, उसको डिफेंड करे,
प्रस्तुत करे कि ये मैं करना चाहता हूँ, ऐसे करूंगा, ये महत्वपूर्ण, इन्होंने किया, ऐसे किया, ये समस्या है, इसके बिना यदि ये शोध नहीं होता है तो ये क्या समस्या होगी, ये सब बताए अच्छी तरह से। तदा दो मिलित्वा निर्णय कुरुतः यत् एषः विषय शोभन भविष्य। अब गुरु जी को भी नहीं पता कि क्या क्या रिसर्च है, अब विद्यार्थी को भी नहीं पता, तो कहा अस्तु ऐसा विषय भवतु परंतु एग्जिस्टिंग रिसर्च ज्ञानम करोतु इतः ततः यत्र यत्र अद्यत्वे सामग्री उपलब्धा वर्तते, वहां से जानिए। कोई किताब तो नहीं छपी है, कोई लेख तो इतना बड़ा इस एरिया में नहीं आ गया जिसमें हम काम कर रहे हैं, आ भी गया तो भी काफी समस्या नस्ती। आ गया है एक विषय पर 10 रिसर्च हो सकते हैं, दृष्टि भेद होना चाहिए। आप कैसे डिफरेंट करेंगे ये आपको बताना है। कालिदास पर एक ही थोड़ी रिसर्च होगा, हजारों रिसर्च हुए। कालिदास के जीवन पर कितने रिसर्च हो गए, तो ये थोड़ी कि एक आदमी ने कर दिया तो अब रिसर्च खत्म। भिन्न दृष्टि, भिन्न तरीका, भिन्न रूप से हम करेंगे, वो बताना है। अतः तौ मिलित्वा एग्जिस्टिंग रिसर्च, अब रिसर्च में देखे कि उस शास्त्र का, उस शास्त्र के अंदर जिस शास्त्र में हम जिस एरिया में करें उसका, और फिर जिस विषय पर कर रहे हैं सब सर्वेक्षण हो गया, 100 रिसर्च मिल गए। अब 100 रिसर्च मिले तो उसमें से जो अपने एरिया पर, जैसे कारक पर जितने रिसर्च हैं, अधिकरण पर या संबंध पर जिस पर हम करना चाहते हैं तो देखेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, क्या हुआ है, उसका एक ही का जस्टिफिकेशन लिखेंगे, देखेंगे। अब हम देखते ही नहीं तो लिखेंगे कहाँ, लेकिन देखना चाहिए। शोधा अस्माभि द्रष्टव्या, ग्रंथा द्रष्टव्या, लेखा द्रष्टव्या, और इन व्हाट वे आवर रिसर्च इज गोइंग टू बी डिफरेंट, और किस प्रकार से केन विधिना अस्माकं शोध कर्म भिन्नम भवति वर्तमान शोधेभ्य, हमारा शोध वर्तमान शोध से कैसे भिन्न होगा ये बताना है। और वो शोध का पहला शोध ये है, इन्होंने जैसे किसी ने लिखा कि कारक का परिचय, उदाहरण से हम परिचय देंगे। किसी ने कहा हम सिद्धांत कौमुदी और भाष्य को लेकर के उसका विश्लेषण करेंगे। किसी ने कहा प्रौढ़ मनोरमा, तो उस पर होगी नहीं, अन्य अन्य टीकाओं को हम लेकर के उसको हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि कौन से ऐसा काम है जिसको लेके नहीं किया, जिसका विश्लेषण नहीं हुआ, तो हम उसको लेके करेंगे तो नया आएगा। तो पहले जान लें कि इस एरिया में और क्या रिसर्च है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्चेज इन दिस एरिया। शोध प्रश्न आ गया, उसी के साथ शोध सर्वेक्षण के विषय प्रवेश, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के साथ, और ये दूसरा बिंदु आ गया कि हमारा ये विषय होगा। अब ये विषय होगा तो हम किस पद्धति से करेंगे, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, सर्वेक्षण करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे। आप सोचिए कैसे करेंगे, जो करेंगे वही मेथोडोलॉजी है। मेथड मीन्स कार्य प्रविधि। अब कोई कहे आपका स्नान करने की क्या विधि होगी, संध्या करने की क्या विधि होगी, तो बताएंगे भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे। आप सोचिए शोध कैसे करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, तो कहा हम जाएंगे पुस्तकालयों में, जहां जहां इससे विषय संबंधित सामग्री होगी उसका संकलन करेंगे, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे, फिर उनका विश्लेषण करेंगे, फिर उनकी आलोचना करेंगे। तो जो जो काम करेंगे वही प्रविधि है। कुछ लोग जानते नहीं हैं तो जो कहीं से कुछ लिख देते हैं, करते किसी अन्य तरीके से, और प्रविधि कुछ और लिखी रहती है। सिंपल कार्य विधि, मेथोडोलॉजी मीन्स आप किस तरह से केन विधिना भवान स्व शोधम करिष्यति, और प्रत्येकम शोधस्य भिन्ना भिन्ना
पद्धति भवितुम अर्हति, एकस्मिन् शोधेपि विभिन्नाः प्रवृद्धयः भवितुम अर्हन्ति। अतः सरल होना चाहिए, सरल सोचना चाहिए, बहुत कुटिल नहीं होना चाहिए। कुटिलता जीवन में बहुत खराब करती है, और होते हैं लोग स्वभावतः कुटिल होते हैं, किसी चीज को सीधे सोचते ही नहीं। विवेक चूड़ामणि में लिखा है विपरीत भावना, विपरीत भावना होती है हमारी। कोई सीधे प्रश्न करता है, इसका सीधे उत्तर हम सोचते नहीं। कहा चाय पिएंगे, तब ये सीधा उत्तर ये है कि मन हो तो हाँ दीजिए, चाय पिलाइए, कोई दिक्कत। विपरीत भावना क्या होती है? विपरीत बुद्धि। इन्होंने आज हमको चाय पीने के लिए पूछा, क्यों पूछा? इतने देर के बाद पूछा, काफी नहीं पूछ सकते थे? ये कौन होते मुझे चाय पूछने वाले? अब विपरीत तरह तरह की बातें सोचे। उसी तरह से शोधार्थी को विपरीत बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। सीधे सोचना, सीधे समस्या को सोचना, सीधे उसका समाधान सोचना। सीधे कोई काम हो रहा तो सीधे सोचने से बहुत साफ हो। तो वैसे भी सीधा रहना सरल है, कुटिलता जीवन में आवश्यक नहीं। क्या होगा कुटिल बन के? क्या कर लेंगे आप? बहुत कुटिल होके क्या करेंगे? भोजपुरी में एक कहावत है, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है। आप बहुत मोटे हो जाएंगे तो लोढ़ा बन जाएंगे, और क्या हो जाएगा? कोई क्या हो जाएगा? किम भविष्य? सरल रहा, सरलतया भाव्यम शोधेपि। शोध में भी अपने विषयों को विश्लेषण करते समय, देखते समय, एग्जामिन करते समय सत्य के रूप में जितना पढ़ा, जितना जाना, उतना का विश्लेषण किया। जिनको नहीं कर पाए लिख दिया। तो आगे कोई रिसर्चर होगा, उसको करेगा, बताएगा। लेकिन झूठ बोलना, झूठ प्रस्तुत करना, जो देखा नहीं उसका भी विश्लेषण कर देना, जैसे लिख दिया एग्जिस्टिंग रिसर्चेज के, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अयम विषय, इस शोध में जिस प्रकार से कहा गया है वह हमारा शोध उस एरिया में नहीं है। इस सबका सर्वेक्षण ठीक ढंग से, अब बुद्धि अच्छी होती है तभी आदमी उसको शोध को समझ पाता है। तो सरल सोचना, सीधे की क्या लिखा हुआ है क्या उनको समझना, क्योंकि आपको 2-3 लाइन में जवाब देना होता है कि इस किताब से आपका शोध, इस ग्रंथ से आपका शोध कैसे अलग होगा। आप मान लीजिए आप अनुवाद कर रहे हैं तर्क भाषा का, अब तर्क भाषा के बहुत सारे अनुवाद ऑलरेडी है, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि आपका अनुवाद क्या डिफरेंट होगा। तो आप कहेंगे हमारा अनुवाद, इन लोगों का अनुवाद तो सीधे सीधे पंक्ति की का अर्थ बताए हैं, लेकिन मेरा अनुवाद टीकाओं में भी बताए हुए अर्थों को लेकर किया जाएगा। तो आप बता दिए ना कि हमारा अनुवाद, अस्माकम अनुवादः कया दिशा भिन्नः अस्ति। अतएव शोधेपि यानी पूर्व शोध कार्याणि सन्ति तेषाम अध्ययनम एवं तैसह स्वकार्यस्य पृथक्करणम यत् मम कार्यम। आप ये सोचिए, एतत् चिन्तयतु मम कार्यम कथम वैशिष्ट्यम आदधाति, का विशिष्टता मम कार्ये अस्ति। इस तरीके से सोचिए, एग्जिस्टिंग रिसर्च से अधिक हमारा रिसर्च कैसे विशिष्ट है। अब क्या वैशिष्ट्य है? यदि हम किसी से पूछें कि ये आपकी विशिष्टता क्या है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे किया जाता है, तो ये कि किताब है, बहुत सुंदर किताब है, और उस किताब में लिखा हुआ कि आदमी को अपनी क्षमता का, अपने गुण का, अपने स्वभाव का, सबका केवल मन करे यही नहीं, कि मन करता है कि मैं सेना का अधिकारी बनूं। तो आप सोचिए कि आप कितने घंटे 8 किलो का वजन लेके खड़े रह सकते। तो पता चला कि खड़ा तो 2 घंटे बिना वजन के भी नहीं रह सकता। तो जब रह ही नहीं सकते तो 8 घंटे कहाँ से रह जाएंगे?
क्षमता नहीं है। अतः स्वक्षमताया स्वगुणानां स्वदोषानां ज्ञानम कार्यम। अतएव शोध में भी हमें दूसरे के शोध के दोष और गुण को जानना, अपने शोध की विशिष्टता को पहचानना, उसको रेखांकित करना, यही एग्जिस्टिंग रिसर्चेज और उसका विश्लेषण का मतलब होता है। फिर मेथोडोलॉजी बनाते हैं और प्रविधि जिस रूप से हम काम करते हैं उनको रेखांकित करते, उसमें ज्यादा लिखना नहीं होता है, 2-3 पंक्तियों में हम बताते कि इस तरह से हम काम करेंगे। और फिर जो हमारी शोध समस्या होती है, उस शोध समस्या बड़ी होती है, लेकिन शोध क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है। तो शोध क्वेश्चन जो है, रिसर्च क्वेश्चन स्पष्ट रहना चाहिए। स्पष्ट रहने से क्या होता है कि हमें उसको क्रमशः समाधान करने में सुविधा होती है। मान लीजिए कोई संधि पर काम कर रहा है, संधि मीन्स ट्रीटी, संधि माने गुण संधि नहीं, संधि ये 60 गुण्य थियरी है। संधि, विग्रह, आसन, संश्रय इत्यादि जो 60 गुण्य थियरी है परराष्ट्र नीति में, विदेश नीति में, उसमें संधि है। अब संधि का आप रिसर्च कर रहे हैं संधि पर, तो संधि का विषय राजधर्म का हुआ, राजधर्म के अंदर भी परराष्ट्र नीति में हुआ। परराष्ट्र नीति में 60 गुण्य थियरी में से एक थियरी है संधि। अब संधि किसे कहते हैं, व्हाट नेचर क्या है संधि का, प्रश्न तो यही है कि इन हमारे अस्माकं ज्ञान परंपरायाम संदेह किम स्वरूपम अस्ति इति विज्ञानम अस्माकं लक्ष्य। ये प्रश्न का जवाब ढूंढना है कि संधि क्या है अपने परंपरा में, क्या डिफरेंस है कौटिल्य का नारद से, नारद का कात्यायन से, मनु से, का मंदकीय से। इसका स्वरूप जानना पहला क्वेश्चन हमारा है, इसके स्वरूप को जानना। शोध समस्या क्या है, शोध समस्या ये है कि क्या हमारे परराष्ट्र नीति का आज के में प्रयोग हो सकता है, आज की राजनीति में, राष्ट्र नीति में। हमें लोग कहते हैं ये उपयोगी नहीं है, ये आउटडेटेड चीज है, इसको, ये बात को हमें सिद्ध करना है कि नहीं ये आउटडेटेड नहीं है। अब यही हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस ये है कि जो ये विषय बताए गए हैं ये अनुपयोगी नहीं है, ये हमारी हाइपोथेसिस है। अब हम नाना प्रमाणों से सिद्ध करेंगे कि उपयोगी कैसे है। और मान लीजिए हमें कोई प्रमाण ही नहीं मिला इसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए, तो हमारी हाइपोथेसिस बाद में बदल जाएगी कि भाई हम तो सोचते थे कि बहुत उपयोगी है लेकिन प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम अपने विषय को सिद्ध करने में समर्थ नहीं। लेकिन अभी हमारी हाइपोथेसिस यही है। समस्या भी समझ गए कि लोग कह रहे हैं उपयोगी नहीं है, इनको हमें सॉल्व करना, ये हमारी समस्या की हम बताएंगे। एक समस्या है, कल एक महिला ने मैं पूछा कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गए, अब उसका जवाब दीजिए, क्या समाधान है। आज उनको हमने एक कविता भेजी, एक कवि की कविता है कि मर्यादा कैसे है, बड़ा सुंदर कविता है। और तो हमने जो जवाब था उनको दिया, लेकिन उनकी, वो भी बहुत वृद्ध महिला है, 80 साल की हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती हैं, कुछ करती हैं, सिखाती हैं। तो बच्चों ने, किसी ने पूछा कि राम कैसे मर्यादा पुरुष है हो गए, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। अब जवाब कुछ तो कुछ निकालना है, कुछ इंटरप्रिटेशन। हम तो सीधे कहे भाई
कह जानाति रामः सीतां त्यक्तवान वा सीता रामं त्यक्तवती, अथवा कदाचित परित्यागस्य विषयः तयोः जीवने आगतः वा नागतः, अभूत वा नाभूत, एषः प्रसंगः आसीत् वा नासीत्, केनचित् तथा योजितः यथा वयं योजयामः देवानां विषय, चित्र बनाते भगवान जी का वैसे ही अपने ढंग से सोचते हैं। कोई भगवान जी का न रूप है न रंग है, फिर अपने ढंग से कर। तो समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है और उसमें प्रश्न क्या बनते। प्रश्न बनने से एक प्रश्न नहीं होता, फिर 5-7 एक एक चैप्टर के अलग अलग प्रश्न होते हैं। और उन्हीं शोध क्या होता है, शोध प्रश्नों का जवाब होता है। शोध समस्या का हल शोध होता है और शोध प्रश्नों का जवाब शोध प्रबंध होता है। तो शोध प्रबंधे अनेके अध्याया भवन्ति, अनेकेषु अध्यायेषु एकस्य अन्यस्य पंच प्रश्नानाम एकस्मिन् अन्यस्य प्रश्नस्य द्वितीय एवं रूपेण। तो कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, प्रश्न, और प्रश्न न पूछने आए तो प्रश्नोपनिषद पढ़ना चाहिए। प्रश्न कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रश्न होते हैं, संशय करना जरूरी है। न्याय वैशेषिकों ने तृतीय पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है। संशय नहीं तो रिसर्च नहीं, संशय होना। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम विदु। संशय पहला विषय, संशय होना। आज इतने संशय हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस पर केस लड़गे हुए हैं, सब संशय वाले। यत्र संशय होती तत्रैव वादः प्रवर्तते, अस्माकं शोधः अपि तथैव। यदा संशयः नास्ति, समस्या नास्ति, प्रश्नाः न सन्ति तावत्। अतः मेथोडोलॉजी दीयते, हाइपोथेसिस दीयते, रिसर्च क्वेश्चन दीयते, तदनु चैप्टराइजेशन क्रियते। कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय भूमिका, ये तृतीय अध्याय, कम से कम शोध, लघु शोध प्रबंध को 4 अध्याय तो कम से कम होना चाहिए। एमफिल यदि करते हैं और पीएचडी कर रहे हैं तो भी 5 अध्याय से कम नहीं। आजकल 10-10 अध्याय बना देते, ये अधिक हो जाता है, अधिकम भव। अब तो कोई रुकावट तो है नहीं, लेकिन वो बना नहीं पाते हैं। किसी में ज्यादा सामग्री, किसी में कम सामग्री। यदि आप 5 अध्याय लिखते हैं और प्रत्येकम अध्याय 50 पृष्ठानि भवन्ति, तरी 250 पेज में 250 पृष्ठेषु भवान शोध प्रबंधम सम्यक रूपेण लिखितुं शक्नोति। 250 में शोध प्रबंध हो गया और 2-4-5-10 सब पृष्ठों में 20 पृष्ठ या 10 पृष्ठ आगे वाले पूर्व भाग के लिए और 10-15 पृष्ठ पश्चात भाग के लिए कर लीजिए, तो 250 पेज के आसपास बढ़िया शोध प्रबंध हो जाए। इतना से कम नहीं, 250 से कम पेज का शोध प्रबंध नहीं, क्योंकि विषय ही नहीं। तब यदि नहीं है तो इसका मतलब ना आपके पास विषय है, ना विश्लेषण पद्धति है। क्योंकि हम लोग तो विश्लेषण ही करते हैं। एक लाइन में बोल दिया ब्रह्म जीव ब्रह्मणो ऐक्यम मोक्ष, हो गया मोक्ष। एक लाइन का शोध थोड़ी होगा। कोयम मोक्ष पदार्थ। अब पूरी चर्चा होगी, किसने किसने क्या क्या मोक्ष समझा, किसने क्या बताया, किस पद्धति से उनको मोक्ष मिला, किस पद्धति से उनको मोक्ष, पूरा विश्लेषण किया। इतने कह दे जीव ब्रह्म का शरीर का त्याग ही मोक्ष है, मरणम एवं मोक्ष। भौतिकवादी कहे, किसी ने कहा ज्ञान से जिस दिन ज्ञान हो गया उसी दिन मुक्त हो गए। किसका ज्ञान हो गया? कि जीव और ब्रह्म 2 सगे भाई, हम एक ही हैं, यही बोध हो जाए, सब में एकत्व का बोध हो जाए, तो ये तो हो गया 1 मिनट में, तो शोध हो जाएगा।
शोध में पूरा प्रमाण पूर्वक विश्लेषण करना होता है, इसलिए इतने पृष्ठ और सब का एक सीक्वेंस होना चाहिए। इसलिए ऐसा अध्याय विभाजन, अभी तो हम शोध प्रस्ताव कर रहे हैं, इन शोध प्रस्ताव में अध्याय विभाजन होना चाहिए। और यदि लघु शोध प्रबंध है कम, और यदि पीएचडी शोध प्रबंध है तो न्यूनाति न्यून 5 अध्याय, और न्यूनाति न्यून 5 अध्याय में 3 अध्याय तो विषय पर होना चाहिए, अपने विषय पर, जो मुख्य विषय। एक विषय आप शास्त्र से का परिचय, मेथोडोलॉजी का परिचय और कुछ बता सकते हैं, एक में तुलना कर सकते हैं, लेकिन एक में 3 में स्व से सम्यक प्रतिपादन। चैप्टर विभाजनम तदनु बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी नाम की ग्रंथाः सहायका भविष्यन्ति। बिब्लियोग्राफी इति कथनस्य तात्पर्यम् अस्ति प्रकाशित ग्रंथ। अतः शोध बिब्लियोग्राफी मध्ये पाण्डुलिपि नाम ग्रहणं न भवति। लिपयः अप्रकाशिता भवन्ति, अतः बिब्लियोग्राफी नाम प्रकाशित सामग्री बुक रूपेण वर्तते। एका बिब्लियोग्राफी इति पत्रिका एव वर्तते, लंडन नगरात् प्रकाश्यते बिब्लियोग्राफी। तत्र आधुनिक क्षेत्रे ये लेखन ग्रंथान् लिखन्ति, तेषां ग्रंथानां प्रत्येकं ग्रंथस्य रिव्यू प्रकाश्यते। महान् विशालः ग्रन्थ। एका महिला तत्र इंडिया एडिटर आसीत्, सा मम पार्श्वे बहु पूर्वं संस्कृतं पठितुम् आगच्छति स्म। तस्याः यद्यपि सा आङ्ग्लदेशीया आङ्ग्लभाषाभाषिणी पत्रकार, परंतु तस्याः रुचि संस्कृते आसीत्। मम पार्श्वे मासद्वयं मासत्रयं यावत् सा इंडिया देशे आसीत्। सा विशाला पत्रिका बिब्लियोग्राफी इति नाम एव आसीत्। तस्यां पत्रिकायाम् आधुनिक ग्रंथानां ये ग्रंथाः प्रकाशिताः तेषां विश्लेषणं भवति स्म। मम मनसि अपि अयं विचारः आगतः यत् संस्कृत क्षेत्रे के ग्रंथाः प्रकाशिता भवन्ति, किमपि नास्ति। न्यूज़पेपर में हिंदी वाले दैनिक जागरण वाले छाप देते हर सप्ताह हिंदी के प्रमुख ग्रंथ काव्य नाटक के एक कॉलम आता है। हर अंग्रेजी पेपर में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इत्यत्र, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स सप्ताहे एकस्मिन् दिने लिटररी पेज भवति बहूनां ग्रंथानां विश्लेषणं, मुख्य समस्यानाम् उपरि चर्चा विमर्शः। एतत् संस्कृत क्षेत्रे नास्ति। एतदपि अस्माभिः करणीयं यथा अवसरः। एतदर्थम् अहं कथयामि यद् भवन्तः सर्वे संस्कृत क्षेत्रे विभिन्नेषु पदेषु गमिष्यन्ति, कस्यचित् मनसि इयम् अवधारणा आगच्छेत्, कोऽपि इदं कार्यं कुर्यात्। अतः एतदपि कर्म अस्माभिः करणीयं। प्रति वत्सरं यत् किमपि प्रकाशितं भवति तत् सर्वेषां पुरतः सूचना रूपेण, तेषां विश्लेषण रूपेण सर्वेषां पुरतः आगच्छेत्, येन सर्वे ये पठितुम् इच्छन्ति, येषां यस्मिन् विषये रुचिः अस्ति ते तान् विषयान्। तो बिब्लियोग्राफी मध्ये तेषां ग्रन्थानां सूची भवति, ये ग्रन्थाः शोधस्य कृते सहायका भवन्ति। तदा सामान्य रूपेण यान् ग्रन्थान् वयं जानीमः यत् मम शोध प्रबन्धे यथा व्याकरणे कश्चित् करोति, अष्टाध्यायी आवश्यकता भविष्यति, महाभाष्यस्य, सिद्धान्तकौमुद्याः, एते प्राइमरी सोर्स रूपेण भवन्ति, प्राथमिक स्रोतः। तो मूल ग्रन्थाः प्राथमिक स्रोतः इत्यत्र आयन्ति। द्वितीयक स्रोते ते अन्ये ग्रन्थाः ये अन्य भाषासु प्राथमिक रूपेण येषाम् उपयोगः सेकेंडरी ग्रन्थाः सन्ति, ते द्वितीयक स्रोतसि आयान्ति। एवं पत्रिकाः अपि आयान्ति, कोश ग्रन्थाः अपि आयान्ति, इनसाइक्लोपीडिया अपि आयाति, अद्यत्वे ई रिसोर्सेज अपि आयाति। एवं रूपेण बिब्लियोग्राफी इयं योजना अस्ति, प्रस्तावः अस्ति यत् अनेन विधिना अहं शोधं विधास्यामि।
हो सकता है जब आप शोध करके जब सबमिट करें तो बिब्लियोग्राफी बदल जाए, क्योंकि उसमें और अधिक ग्रंथ आ जाए बिब्लियोग्राफी में, क्योंकि आपने और अधिक ग्रंथों का प्रयोग किया। ये जरूर सच्चाई रखनी चाहिए कि जिन ग्रंथों का उपयोग न हो उनको दिखाने के लिए नहीं डाल देना चाहिए। बहुत बच्चे दिखाने के लिए 10 पेज की बिब्लियोग्राफी है, ये दिखाने के लिए बहुत ऐसे अननेसेसरी ग्रंथों को डालते हैं जिनका कभी वो शोध प्रबंध में न प्रयोग करते हैं, न उनके विषय के क्षेत्र से वह संबद्ध होता है, और डाल देते हैं। तो वैसा नहीं, उससे कोई प्रतिष्ठा नहीं होनी है कि मम शोध प्रस्तावे 8 पृष्ठानां बिब्लियोग्राफी वर्तते अनेन काचित् प्रतिष्ठा न भवति, सत्यता भवतु। अतएव तथा बिब्लियोग्राफी निर्माणम करणीयम। अब बिब्लियोग्राफी हमारी संस्कृत वालों की गलत हो जाती है कि किसी में वर्ष है, किसी में प्रकाशक नहीं है, किसी में संपादक का नाम नहीं है। अब आपको अष्टाध्यायी की बिब्लियोग्राफी देनी है, तो बिब्लियोग्राफी देने के विदेशी किताबों की अलग क्रम है, भारतीय किताबों का अपना अलग क्रम। सिंपल क्रम आप समझ लीजिए कि अष्टाध्यायी, अब ये नहीं लिखेंगे पाणिनि पहले और अष्टाध्यायी बाद में, कि आथर का इंडेक्स। ये क्यों दिया जाता है? इंडेक्सिंग होती है लाइब्रेरी में सर्च कैसे किया जाता है, ये बिब्लियोग्राफी बनाने का जो काम है, ये लाइब्रेरी साइंस का विषय। उसको वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, तो वो कैटलॉगिंग वही करते हैं। तो सर्च कैसे हो सकता है? केन रूपेण यदि भवान पुस्तकालय गच्छति कस्यचित् ग्रंथस्य सर्च कथं भवति, तो टेक्स्ट नामना सर्च भवति, आथर नामना सर्च। दो ही मॉडल है। पब्लिशर नामना सर्च नास्ति, न ईयर नामना सर्च अस्ति। दोनों आथर और टेक्स्ट दो तरह की सर्च। तो यदि प्राइमरी किताब है, अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है, तो आप लिखेंगे महाभाष्यम। उसके बाद पतंजलि लिखना है तो लिख दीजिए, न लिखना है तो कोई जरूरत नहीं। पाणिनि की अष्टाध्यायी और दूसरे की है ही नहीं, तो किताब में कैसे लिखा रहता है? किताब में लिखा, क्योंकि हमें देना तो किताब के ही आधार पर है, अपना बिब्लियोग्राफी तो बनाना नहीं है। तो ये मान लीजिए ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की किताब है, विवरणात्मिका हस्तलिखित ग्रंथ सूची, तो यही इस किताब का नाम है। अब इसका ये तृतीय खंड है तो तृतीय खंड देना है, और उसके बाद इसका लिखा है एडिटर लिखा हुआ है। एडिटर लिखा है सर्वनारायण झा, बीना मिश्रा, राम किशोर झा। तो तीनों लोगों का नाम दे सकते हैं तो लंबा हो जाता है, तो एक प्रधान संपादक का नाम दे दें या किसी एक का, तीनों का देना रूल है। लेकिन लंबा ना हो जाए, सूचना मिल जाए, तो एक प्रधान संपादक का नाम दे दिए। अब ये इसके रचयिता हैं कि क्या है? विवरणात्मिका हस्तलिखित ग्रंथ सूची के, तो कहा संपादक है, तो संपादक को इंडिकेट करने के लिए ब्रैकेट में सम लिख दिया, कामा दे दिया। तत्पश्चात प्रकाशक कौन है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान प्रकाशक है, पुनः कामा। फिर वो कहाँ से छपा है? इलाहाबाद से, इलाहाबाद फिर कामा, और वर्ष 2012 डाल दी। बहुत लोग क्या करते हैं कि संपादक के बाद वर्ष दे देते हैं, फिर प्लेस दे देते हैं, और फिर पब्लिकेशन का प्लेस दे देते हैं। तो आप कोई एक माध्यम, एक प्रविधि अपनाइए, लेकिन इतनी सूचना चाहिए। यस्य ग्रंथस्य सूचना नास्ति तस्याह उल्लेख न करणीय अथवा अन्वेषणीय, नहीं तो अपूर्ण बिब्लियोग्राफी होती। यदि आंग्ल ग्रंथ अस्ति, हिंदी ग्रंथ अस्ति, सामाजिक राजनैतिक दर्शन, हृदय नारायण मिश्र,
तो अयम ग्रंथस यहाँ किताब के नाम से नहीं देंगे, मिश्र हृदय नारायण डॉक्टर प्रोफेसर आचार्य इत्यादिकम न लिख्यते। बिब्लियोग्राफी मध्ये आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी न, द्विवेदी रेवा प्रसाद, वहां टाइटल उपाधि इत्यादि डॉक्टर प्रोफेसर डालना नहीं। तो इसको मॉडर्न मेथोडोलॉजी की जो टाइटल उनका है उसको मिश्रा कामा हृदय नारायण, फिर ग्रंथ। अब ग्रंथ को इटैलिक कर देंगे, थोड़ा टेढ़ा कर देते तो ग्रंथ हो गया। उसके बाद दो मॉडल है, वर्ष डाल दिए, फिर प्लेस डाल दिए और फिर प्रकाशक डाल दिए, अथवा प्रकाशक कामा प्लेस कामा वर्षम एवं रूपेण। ये सर सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप बिब्लियोग्राफी बनाएं और बिब्लियोग्राफी डाल करके इसी की तरह प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में प्राइमरी वाला नहीं, ग्रंथ नाम पूर्वम अन्य नाम पश्चात एतद न। सेकेंडरी सोर्स मध्ये लेखक, लेखक का नाम से पहले रखते हैं तो ये सर्च इजी होता है, और ये रखने का यही तरीका है कि उनको सर्च लाइब्रेरी में इजीली किया जा सके। इस प्रकार से ये हम शोध प्रस्ताव अपना तैयार करके दे सकते हैं। आजकल यदि आप रिसर्च प्रपोजल के लिए यदि विश्वविद्यालय आपका कहता है कि आप ये भी बताइए कि फील्ड वर्क करेंगे कि नहीं, इसमें फील्ड वर्क की जरूरत है कि नहीं, फील्ड वर्क जरूरत है, और कोई उपकरण की जरूरत है तो उपकरण बताइए, और कोई पुस्तक पत्रिका की, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग प्रपोजल बनाने का तरीका होता है। यद्यपि शोध रिसर्च प्रपोजल में ये विषय नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे प्रोजेक्ट का प्रपोजल बनाते हैं, तथा शोध प्रस्तावों में भी केचन कथयन्ति परंतु एतत् सर्वं तत्र नायाति। अतः शोध प्रस्ताव प्रस्तुतः, शोध प्रस्ताव से उपरि चर्चा अस्य प्रस्तुति भवति। पीएचडी में शोध प्रस्ताव की एक दिन हुआ, टीचर लोग डिस्कशन किए कि हाँ ये ठीक है, इसमें उनके लेवल पर टॉपिक पर डिस्कशन होता है कि अयम शोध प्रबंध, उस भाषा ठीक है कि नहीं है, नाथ पंथ में योग की, नाथ पंथ का योग कि नाथ मत में योग कि नाथ दर्शन का योग या नाथ दर्शन में प्रतिपादित योग। अब शब्दावली बात वही है कि नाथ के योग का, नाथ संप्रदाय के योग का विश्लेषण करना है, ये विषय है। लेकिन शब्दावली का हो क्या का भवतु, तत्र स्पष्टता भवतु, तत्र एकस्य शब्दस्य पुनः कथनम न भवतु, एवं रूपेण अध्यापकाः चिन्तयन्ति। तदा एकस्मिन् दिने शोध प्रस्तावस्य भवान् अध्यापकानां पुरतः प्रस्तुतिं करोति। प्रस्तुति भवति, सर्वे पृच्छन्ति किं करिष्यति, कथं करिष्यति, एषः ग्रन्थः दृष्टः न दृष्टः, या कापि तेषां मनसि जिज्ञासा भवति ते तां जिज्ञासाम् उपस्थापयन्ति, यः कोऽपि परामर्शः भवति तान् परामर्शान् प्रयच्छन्ति। तदनु पुनः भवान् स्वशोध प्रस्तावे किंचित परिवर्तनं कृत्वा ददाति। तदनु पुनः बोर्ड ऑफ स्टडीज भवतु, तत्र विशेषज्ञाः आयान्ति, तत्र शोध निर्देशकः अध्यक्षः उपविशति। तदानीं तन्ने समये भवतां शोध निर्देशकः वा विभागाध्यक्षः एतं प्रस्तावं प्रस्तौति। विशिष्ट ये विद्वांसः विशेषज्ञाः भवन्ति, तदा विशेषज्ञानां याः समस्या भवन्ति, ये प्रश्नाः भवन्ति, या जिज्ञासा भवति, तासां समाधानं भवत्पक्षतः भवतः शोध निर्देशकः भवतः विभागाध्यक्षः करोति। तदनु भवतां शोध प्रस्तावः पारितः भवति। भवान् शोध प्रस्तावे शोध संबंधिनी कार्ये निमग्नः भवति। एवं कार्याणि कृत्वा चतुर्वत्सरेषु सन्नद्धः भवति शोध प्रबंधं प्रस्तुतुं। शोध प्रबंधे तत्र पूर्वबंध, मध्यानुबंध एवं पश्चानुबंध,
त्रिषु भागेषु बद्धः भवति प्रबन्धः तत्र त्रयः भागाः मुख्य रूपेण भवन्ति शोध प्रबन्धे। पूर्व भागे पूर्वबन्धे तत्र प्रथम पृष्ठे टाइटल भवति, टाइटल पेज भवति। तत्र टाइटल पेज मध्ये किं लेखनीयम्, अस्यापि निर्देशकस्य नाम भवति, विभागाध्यक्ष कुत्रचित् डीन इत्यस्यापि नाम भवति, किं किं भवति, एकं फॉर्मेट। अतः शोध प्रबंध टाइटल तदनु एफिडेविट दीयते। एफिडेविट नाम तत्र प्रतिज्ञा पत्रम दीयते यत् इदं मदीयं कर्म वर्तते, अन्येन केनचित् न कृतं, पूर्ण मौलिकं वर्तते इत्यादिकं। पुनः अध्यापकः निर्देशकः अपि ददाति, विभागाध्यक्षोपि सिग्नेचर करोति। एवं रूपेण तत्पश्चात भवान प्रीफेस लिख, प्रस्तावना अथवा एक्नॉलेजमेंट, कृतज्ञता ज्ञापनम करोति। यत् मम शोध प्रबंध लेखने विषय निर्धारणे एतेषां सहयोगः आसीत्, एतैः महान् संयोगः कृतः, एतस्मिन् पुस्तकालये अहं गतवान्, ते तानि पुस्तकानि दत्तवन्तः, एतत् पुस्तकं मया प्राप्तमेव नहीं, तदा अहं चर्चां कुर्वन् आसम्, मम एकं मित्रमस्ति, तेन इदं पुस्तकम्, एवं रूपेण कृतज्ञता यत् मया कृतं, कृतज्ञता ज्ञापनं करणीयम्। कृतज्ञता ज्ञापनं स एव करोति यस्य हृदयं विशालम्। यस्य हृदयं विशालं न भवति सः कृतज्ञतां ज्ञापयितुं न शक्नोति। बहवः कृतघ्नाः भवन्ति, ये सर्वं स्वीकृत्यापि, सहयोगं स्वीकृत्यापि विपरीतं कथयन्ति, वदन्ति। तो अच्छा आदमी वो होता है, उदार हृदय होना चाहिए। देखिए कभी कभी हमारे जीवन में होता है, किसी का हमने व्याख्यान सुना, बहुत अच्छा लगा, तो हम जाके, मन में होता है कि इनको जाके कहें कि बहुत आप अच्छा बोले, कहे छोड़ो क्या है, क्या फायदा है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मन में होता है, कोई अच्छा विद्यार्थी अपना सहपाठी होता है, जो अच्छा लगे, जो अच्छा हो, उसके प्रति अपना कृतज्ञता भाव व्यक्त करना चाहिए। इससे हृदय की विशालता। अब धर्मशास्त्र कहता है अभद्रम भद्रम ब्रूयात। जैसे कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, अब हम पहले ही हाथ उठाए, अरे आपने क्या बोला, आपको तो कुछ आता नहीं। तो कहा हमने बहुत सीखा इसमें से, आपने बहुत अद्भुत व्याख्यान किया, ये बात रह गई, मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए। तो अभद्रम भद्रम ब्रूया, ये गृहस्थ के लिए धर्म, विद्यार्थी के लिए तो क्या कहा गया, विद्यार्थी को हमेशा सचिष्ट रहना चाहिए। और पढ़ते काकचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ईशाम न विद्या एतत्तु अस्ति अन्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षण। तो हम विद्वान बन करके झूठ बोले, हम विद्वान बन के अशिष्ट बने, हम विद्वान बन के धूर्त बने, इसी के लिए शास्त्र पढ़ा था, इसीलिए पीएचडी की थी। तो सरल होना, भद्र होना, उदार होना, जितने भी अच्छे गुण हैं उन गुणों से युक्त होना, विद्या ददाति विनय, कुटिलता नहीं कर किसी के साथ, दूसरे की बुराई नहीं करना, न बुराई सुनना और न बुराई करना, इससे जीवन अच्छा नहीं होता। तो ये अच्छा स्वभाव शोध करने के, तो तभी हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, उदार हृदय बनना शोध करके। तो उसके बाद कंटेंट, विषय सूची। विषय सूची में दो तरह से पृष्ठांकन होता है। एक पृष्ठांकन होता है कि प्रस्तावना, प्रीफेस माने जो
हमने कृतज्ञता ज्ञापन आदि पृष्ठों का नंबर दूसरे ढंग से कर देते हैं, और जहां से शोध प्रबंध शुरू होता वहां से नंबरिंग असली करते हैं। कुछ लोग सब जगह नंबरिंग एक ढंग से कर देते हैं। यहाँ तक जो आपका कंटेंट है, इसका लिस्ट का टेबल का बनाना है और उसकी सूची देनी है। सूची भी बहुत लोग गड़बड़ सूची दे देते हैं। अब उसमें लिखा है कि वैदिक अध्ययन, तो पेज नंबर 15 से लेकर 35 तक। अब उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सब टाइटल है, लेकिन उसकी सूची में नाम ही नहीं दिया। तो देना, जितने भी सब टाइटल हैं उपशीर्षकाः यावन्तोऽपि सन्ति तेषाम् उल्लेखः करणीयः। 1.2.1 1.2.2 एवं रूपेण प्रत्येकम् उपशीर्षकेऽपि किंचित किंचित भवति। अतः सर्वेषां विषय सूची मध्ये उल्लेख। विषय सूची इसलिए बताई जाती है कि जो भी आपके मुख्य चीज आपके शोध प्रबंध में है वह विषय सूची देख के पता। दो चीज देख के आपका पता चलता है कि आपका शोध उत्कृष्ट है कि नहीं। पहला विषय सूची, दूसरा बिब्लियोग्राफी, और तीसरा पारिभाषिक शब्द। उसके प्रमुख शब्दों को देख के पता चलता है कि आपने शोध में किया क्या है। ये हम लोग देखते हैं शोध, हम लोग परीक्षण करते हैं शोध का, तो ये सब देखते हैं कि विद्यार्थी ने कैसे लिखा, क्या लिखा। तो पढ़ते हैं, पढ़ करके रिपोर्ट तो बिना पढ़े भी दी जा सकती है, लेकिन पढ़ करके ज्ञान होता है कि क्या नया शोध आया है, किस तरह से काम किया है, कौन सी नई किताब का प्रयोग किया है। हम लोग भी नोट करते हैं कि अच्छा इस एरिया में एक किताब आ गई है, बहुत सुंदर, उसका उल्लेख कर लिया। नए सिद्धांत को सीखने को मिलता है, नए ढंग से प्रकटीकरण करते हैं, उल्लेख देते हैं, बहुत सारे नए उदाहरण देते हैं जो अवगत नहीं होता है उससे आदमी अपने विषय में ही। तो एवं रूपेण सम्यक रूपेण टेबल ऑफ कंटेंट विषय सूची निर्माणम कर्तव्यम। तदनु एवं करणीयम यत् ये संकीत यतो ही ग्रंथे आपस्तंभ धर्म सूत्र बारंबार न लिख्यते। आप ध यदि लिखितम धर्म सूत्र, आप पॉइंट ध, तो एकत्र एबिब्रेशन दातव्यम भवति, संकेत सूची दातव्या भवति। तो वो भी संकेत सूची पहले देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है कि हम पहले पढ़ के आपकी किताब खोलें। बहुत सारी हम इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं, अभी हमारे पास है, तो वो देखते हैं संकेताक्षर सूची दिया है, लेकिन अंदर जो लिखा है उसकी संकेताक्षर सूची नहीं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, और एक किताब को एक जगह पूरा नाम देना चाहिए, अन्यत्र संकेताक्षर सूची देनी चाहिए। ये भी मैं तदनु एतद अत्रापि सावधानता अवधेया अस्माभिः यत् संकेताक्षर सूची निर्माणे। और कोई भी किताब को पूरा नाम नहीं देना, एक बार देना, और उसको बाद में संकेताक्षर मध्ये एव दातव्यम्। तदनु शोधस्य प्रारंभः क्रियते। प्रथमाध्यायः, द्वितीयाध्यायः, तृतीयाध्यायः। प्रायः प्रथमाध्यायः भूमिका रूपेण विषयस्य स्वरूप प्रतिपादनात्मकः भवति। बहवः एवं लिखन्ति, भूमिकामपि लिखन्ति, विशालां भूमिकां लिखन्ति। तदनु प्रथमोऽध्यायः प्रारभ्यते। केचन प्रथमेऽध्याये एव सर्वान् विषयान् तत्र उपस्थापयन्ति, तत्र डिटेल लिटरेचर सर्वे अपि कुर्वन्ति, शास्त्र सर्वेक्षणम् अपि कुर्वन्ति। एवं 5 अध्यायेषु 6 अध्यायेषु
शोध प्रबंध रचयन्ति अन्ते कंक्लूजन उपसंहार उपसंहार से अध्याय न होती। बहुत बच्चे लिख दिए छठा अध्याय उपसंहार और 3 पेज में उपसंहार लिख दिया, तो अध्याय होगा नहीं। उपसंहार कंक्लूजन तत्रैव पृथक रूपेण भवति परंतु अध्याय रूपेण नास्ति। अतः अध्याय रूपेण तस्य उल्लेखः न करणीय। बहवः कुर्वन्ति, अत्र दोषः भवति परंतु तत् न करणीयम्। तत्पश्चात् पश्चानुबंधे अंतिमे तृतीये बंधे तत्र बिब्लियोग्राफी दातव्या, परिशिष्टे इंडेक्स दातव्यम, ग्लोसरी दातव्यम, विषयान पारिभाषिक शब्दानां सूची दातव्या। एवं यदि शोध प्रबंधे आचार्याणाम उल्लेख आचार्याणाम सूची उद्धृत श्लोक आचार्याः कदाचित् पुनः भवतां ध्वनौ समस्या दृश्यते। अन्ते अन्ते यदि वातायनम् अस्ति नाम विहितमस्ति चेत् तत्र उद्घाटितव्यं, यतोहि कदाचित् ध्वनौ समस्या दृश्यते। मम आयाति ध्वनिः अधुना अधुना अति सम्यक् रूपेण आगच्छति, मध्ये नासीत्। तर्हि एवं रूपेण पश्चानुबंधे एते विषयाः अस्माभिः बिब्लियोग्राफी दातव्या, परिशिष्टे ये विषयाः आवश्यकाः यथा उद्धरण सूची, उद्धृत पद्यानां सूची, उद्धृत आचार्याणां सूची, पारिभाषिक शब्दानां सूची एवं इंडेक्स इति यदि आवश्यकम् अस्ति शब्द सूची, विशिष्ट शब्दानां सूची यदि दातव्या वर्तते तत्र, एवं ग्लोसरी इति पारिभाषिक शब्दः एव वर्तते। एवं रूपेण संपूर्णोपि शोध प्रबंधः भवति। अद्यत्वे कथयन्ति यत् भवान् शोधपत्रद्वयं शोध कुत्रचित् प्रस्तुतवान् न वा प्रस्तुतवान्, सम्मेलनादिषु भागं गृहीतवान् वा न गृहीतवान्, प्रस्तुतिं कृतवान् वा न कृतवान्, एतस्यापि प्रमाणपत्रं भवद्भिः योज्यं। बहुभिः विश्वविद्यालयैः तत्र शोध प्रबंधे एव एतेषाम् अपि संग्रहणं क्रियते। अन्ते शोधपत्राणां प्रमाणपत्राणां सम्मेलने भाग एतत् सर्वं संयोज्य ते प्रेषयन्ति। अद्यत्वे सर्वं सॉफ्ट कॉपी रूपेण दीयते, पुस्तकालयेषु प्रदीयते, एवं पश्चात् शोध गंगायां गच्छति। अतएव मम विशिष्टः आग्रहः भवति शोधार्थिनां कृते कि शोध प्रबंधस्य पुनः लेखनं न पुनर्संस्करणं भवति। ग्रंथस्य तु भवति, एकस्मिन् संस्करणे यदि किंचित् त्यक्तम् अन्यस्मिन् संस्करणे आगमिष्यति, एकस्मिन् संस्करणे कुत्रचित् त्रुटिः वर्तते द्वितीये संस्करणे त्रुटेः समाधानं भविष्यति, परन्तु शोध प्रबंधे कदापि संशोधनं न भवति। अतः सावधानतया एतद् लेखनीयम्। शोध प्रबंधस्य लेखनं कथं करणीयम्? विषय सामग्री संकलनं तु सर्वदैव करणीयम्। यस्य कस्य एवं नास्ति एकवारम् एवं नास्ति यदि कश्चित् एकस्य मासस्य सर्वाणि अन्नानि आनयति गृहे स्थापयति एक मास पर्यन्तं खाद्यं, तथा शोध विषया न भवन्ति। शोध विषयास्तु नूतनाः नवीनाः आयान्ति। अतः यत् संकलितं तस्य विश्लेषणं कृत्वा लेखनं प्रतिदिनं यः लिखति तस्य शोध प्रबंधः विशिष्टः काले च परिसमाप्तः। ये एकस्मिन् मासे मासद्वये उपविश्य सर्वं लिखन्ति तेषां विशिष्टं कर्म न भवति। अहं छात्रान् कथयामि एवं लक्ष्यं निर्धारणीयम्, एकस्मिन् सप्ताहे 5 पृष्ठानि, तर्हि मासे कियन्ति पृष्ठानि भवन्ति। एवं रूपेण निरन्तरं लेखनीयम्।
पुनः तस्य पठनं करणीयं, संशोधनं करणीयम्, एवं एकस्य एकस्य अध्यायस्य लेखनं कृत्वा निर्देशकाय दातव्यम्। निर्देशकः यदा पठति तदा इतस्ततः करोति, अत्र उपरि क्रियताम्, एतद् नीचे क्रियताम्, एतद् अपसार्यताम्, एतद् नियोज्यताम्, तदा बहु सामग्री भवति। अतः संशोधने परिवर्धने चिंता न भवति। ये न तु सतद्वयम् एव केनापि प्रकारेण संकलितम्, तत्र यदि संशोधनं परिवर्धनं कर्तनं क्रियते छात्रस्य कृते महती समस्या भवति। एवं छात्रः अन्येषु वत्सरेषु अन्येषु कर्मसु निमग्नः अन्तिमे वर्षे षड्मासे वा मासत्रये उपविश्य शोध प्रबंधं लिखति। अंतिमे समाप्ति काल समाप्ति जाता, तदनु एक्सटेंशन अथवा कुत्रचित नियुक्ति जाता, शीघ्रमेव करणीयम् इति धिया शीघ्रं शीघ्रं इतस्ततः करोति। परंतु मम आग्रह भवति यत् शोधस्य लेखनं प्रस्तुति एवं रूपेण भवेत् यत् पुनः संशोधनस्य यतोहि किमपि एवं नास्ति, वयं न सर्वज्ञाः सर्वं जानीमः, परन्तु यद् जानीमः सम्यक रूपेण तस्य प्रस्तुति। यथा मन्यता मम पार्श्वे वस्त्रं बहु महर्घं नास्ति, परन्तु यदेव अस्ति स्वच्छम् अस्ति, सुन्दरम् अस्ति, सुन्दर प्रकारेण धारयामि तर्हि किंचित् वैशिष्ट्यम् आयाति। अतएव शोध छात्रैः सामग्र्याः संकलनं, तेषां परिशोधनं संशोधनं कृत्वा शुद्ध सामग्रीणाम् उपयोगः तत्र अस्माभिः करणीयः। अद्यत्वे शोध प्रबन्धस्य परीक्षणं भवति। एतद् अहं स्वः अपि किञ्चित् वदिष्यामि। तत्र यदि अनुकरणम् अधिकम् अस्ति तर्हि शोध प्रबन्धस्य प्रस्तुति न भविष्यति। अतएव शोध प्रबन्धे काठिन्यद्वयम्। नामूलं लिख्यते किंचित। यथा अहं कथयामि, कोऽपि छात्रः मम पार्श्वे यदा आनयति, वेद 4 होते हैं, यदि फुट नोट नास्ति तरी कैसे आपको पता चला वेद 4 होते हैं? इसके नीचे फुट नोट चाहिए, इसका संदर्भ चाहिए। वेद 4 होते हैं। 1 नंबर वैदिक साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ 4। एतस्मात् ग्रंथात् मया अवगतम वेदाः 4 नामूलम लिख्यते। हर विषय का कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। यदि कोई छात्र 2 पेज लिख दिया, कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो ये क्या शोध है? निबंध बिना रेफरेंस के होता है, शोध प्रबंध विदाउट रेफरेंस न, प्रमाणम बिना न भवति। अतएव एतेषां मुख्य रूपेण सर्वं अवगन्तव्यम्। एतत्तु अस्माभिः प्रस्तुतं। भवन्तः आगामी काले केषुचित् वत्सरेषु विशिष्टं शोध प्रबन्धं निर्मास्यन्ति, यशः कीर्तिं च अवाप्स्यन्ति, एवं विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु आचार्याः भूत्वा प्राचार्याः भूत्वा संस्कृत शोधस्य कार्यं विधास्यन्ति, संस्कृत जगतः सेवां विधास्यन्ति। अतः अस्माभिः तथा प्रशिक्षणं प्राप्तव्यं यथा अस्माकं कार्यं यशस्वी भवेत्, तेजस्वी भवेत् इत्येव उक्त्वा अहं त्रिपाठी वर्येभ्यः स्वीयान् धन्यवाद वचांसि प्रणामान् च विज्ञापयामि। भवद्भ्यश्च सर्वेभ्यः शोधार्थिभ्यः धन्यवादान् विज्ञापयामि यत् भवन्तः प्रतिदिनम् आगत्य एकस्य विदुषः एव बारं प्रतिदिनं भाषण श्रवणम् अतीव कठिनं भवति, तथापि भवन्तः सर्वे आयान्ति इति धिया भवन्तोऽपि सर्वेपि धन्यवादाः इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादाः। नमस्कार।